अच्छा, नी जॉइंट में कॉमन लीजन्स कौन सी हो सकती है? सबसे पहले आते हैं लिगामेंटस इंजरी। इसकी अभी फिजिकल सब्जेक्ट एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो है आगे और लीजन्स पे जाते हैं। लिगामेंटस इंजरी, लिगामेंट की इंजरी नी जॉइंट पे एमसीएल, एलसीएल, एसीएल, पीसीएल ये मेन लिगामेंट्स हैं। इनमें से किसी की भी इंजरी हो सकती है। ऑनसेट कब होगी? ट्रॉमा की वजह से ज़्यादातर होता है। स्पेसिफिकली फुटबॉल एथलीट्स होगी, रनर जो होते हैं, जो रनिंग करते हैं, डॉजिंग करते हैं, उनमें वो जब पाँव ज़मीन पे रख दे और एकदम से वेलगस फोर्स है उसके ऊपर और साथ ही साथ ट्विस्टिंग फोर्स है, एक्सटर्नल रोटेशन टिबिया पे हो, तो उसमें क्या होता है, मीडियल साइड का जो कैप्सूल है वो टॉर्न हो सकता है, एमसीएल टॉर्न हो सकता है, एसीएल टॉर्न हो सकता है। अगर मेनिस्कस भी साथ टॉर्न हो जाए तो इसको टेरिबल ट्रायड ऑफ ओडोनॉक कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा एसीएल जो है, एसीएल जो है वो इंटरनल रोटेशन को रोकता है, ठीक है। अगर एक्सटेंशन हो, पाव पे एकदम से एक्सटेंशन हो और साथ ही साथ इंटरनल रोटेशन हो, इंटरनल रोटेशन के साथ जब एक्सटेंशन होगी फोर्स, तो उसमें एसीएल का टियर हो सकता है। तो इन्होंने ये बात इधर ली, एसीएल में जो है फीमर बैकवर्ड चला जाए या टिबिया आगे की तरफ चली जाए तो एसीएल स्ट्रेस पड़ता है। अगर टिबिया बैकवर्ड जाए और या फीमर जो है आगे की तरफ जाए तो पीसीएल पे स्ट्रेस पड़ता है। डैशबोर्ड इंजरीज में पीसीएल की इंजरी कॉमन है। आप गाड़ी में बैठे हुए, आगे डैशबोर्ड है, आपका पाँव जो है टिबिया डैशबोर्ड के साथ लगी, फीमर आगे की तरफ गया, पीछे पीसीएल टर्न हो सकता है। हाइपर एक्सटेंशन में जो है ज़्यादातर सबसे पहले कॉमन इंजरी किस चीज़ की होती है? पोस्टीरियर कैप्सूल की। उसके बाद एसीएल इंजर होता है और लास्ट में पीसीएल। अगर लिगामेंट पूरा टॉर्न हो जाए, लेट सपोज एमसीएल, एमसीएल की इंजरी कॉमन है, एमसीएल पूरा टॉर्न हो जाए, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट मिडिल साइड ऑफ नी, तो पेन तो फिर नहीं होगा एक्टिविटीज़ में, ठीक है, क्योंकि उसकी फाइबर्स पे स्ट्रेच नहीं आ रहा क्योंकि वो फुल टियर हुई हुई है। साथ ही साथ एफ्यूजन भी ज़्यादातर नहीं होती इसमें। क्यों नहीं होती? क्योंकि कैप्सूल भी साथ इसके अटैच होते हैं, कैप्सूल भी टियर हो सकता है। तो एफ्यूजन अगर हुई, जॉइंट में स्वेलिंग हुई, तो बाहर की तरफ साइनोवियल फ्लूइड इसमें लीक आउट हो जाता है, तो एफ्यूजन नहीं होती। अगर पार्शियल लिगामेंटस इंजरी हुई है तो फिर वो एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, उसको पेन होता है। और एफ्यूजन भी जो है हो सकती है, पेनफुल एफ्यूजन। अच्छा, अगर लिगामेंटस इंजरी हुई है तो साइट ऑफ पेन क्या होगा? अगर एक लिगामेंट इंजर हुई है तो वो लोकलाइज्ड पेन देगी, ठीक है, उसी जगह पे। कोई और लिगामेंट इंजरी हुई है वो भी लोकलाइज्ड पेन देगी। लेकिन अगर एसीएल सिर्फ इंजर हुआ है तो उसका पेन जनरलाइज्ड होता है। इसके अलावा जो है एफ्यूजन हो जाती है, इंजरीज जब लिगामेंट की होती है उसके साथ एफ्यूजन हो जाती है जॉइंट में। जब जॉइंट में एफ्यूजन हो जाती है तो उसका अपना पेन होता है, तो जनरलाइज्ड पेन देता है। जो लिगामेंट का अपना पेन होता है वो हाइड हो जाता है उस जनरलाइज्ड पेन के पीछे। तो फिर जनरलाइज्ड पेन की वजह से लोकलाइज्ड पेन हमें पता नहीं चलता कि किस स्ट्रक्चर का मेन मसला है। नेचर ऑफ पेन क्या होगा? अगर फ्यूजन नहीं है और लिगामेंटस इंजरी हुई है पार्शल, तो उसमें कंटिन्यूस डीप फेयरली लोकलाइज्ड पेन होगा। अगर एफ्यूजन भी साथ प्रेजेंट है तो फिर इंटेंस थ्रॉबिंग पेन हो सकता है और वेट बेरिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा अगर कंप्लीट रप्चर हो गया या बहुत ज़्यादा सिवियर रप्चर हो गया तो उसमें पेन नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेच लिगामेंट पे फिर पड़ता ही नहीं है, तो पेन नहीं होता और आराम से वो पेशेंट चल सकता है। लेकिन जो एक्टिविटीज़ जिसमें रनिंग वगैरह हो गई, इस तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें उस लिगामेंट का एक रोल होता है और वो लिगामेंट काम नहीं कर रहा, तो उस जगह में गिविंग वे ऑफ जॉइंट हो सकती है। तो ये नेचर ऑफ पेन है। इसके अलावा ये इसके लिखे हुए एसीएल में एमसीएल एलसीएल इंजरी हो कंप्लीट, तो उसमें कौन सी इनेबिलिटी होगी, कौन सी एक्टिविटीज़ वो नहीं कर सकेगा। सही हो गया। फिर लिगामेंटस इंजरी की जब आपने हिस्ट्री और ये सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देख ली, इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे। फिजिकली हम उस जॉइंट को देखेंगे क्या मसला है। तो जब लिगामेंट की इंजरी हुई है तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले अगर एक्यूट लीजन हुई है तो उस टाइम एफ्यूजन भी हो सकती है। तो सबसे पहले जब ऑब्जर्व करेंगे तो अब नॉर्मलिटी आपने उसमें देख, ऑब्जर्वेशन में आप दूर से देखते हो नी जॉइंट को, तो उस टाइम आप देख रहे हो कि कोई पेशेंट किस तरह आ रहा है, किस गेट के साथ आ रहा है, क्रचेज यूज़ कर रहा है कि नहीं यूज़ कर रहा। इंस्पेक्शन में फिर जब आप जॉइंट एफ्यूजन देखोगे तो आपको नज़र आ सकती है, आप स्पेसिफिकली उस जॉइंट को जब देखोगे तो उसमें आपको एफ्यूजन नज़र आ सकती है, स्पेशली सुपरपेटिलर रीजन में, क्योंकि सुपरपेटिलर बर्सा जो है वो साइनोवियल फ्लूइड की एक्सटेंशन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है नी जॉइंट की, तो उधर आपको इन्फ्लेमेशन नज़र आ सकती है। इंस्पेक्शन के बाद आप सेलेक्टिव टिश्यू जॉइंट टेस्ट कर सकते हो, मसल टेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो है पल्पेशन कर सकते हो, स्पेशल टेस्ट कर सकते हो। जब आपको पता चल जाएगा कि लिगामेंटस इंजरी है, उसके बाद इसको मैनेज कैसे करेंगे, मैनेजमेंट इसकी क्या होगी, वो डिपेंड करता है पेशेंट एज पे, एक्टिविटी लेवल उसका क्या है
वो कैसी एक्टिविटीज़ वैसे करता होता है। इसके अलावा जो मसला हुआ है उसका नेचर क्या है, सेवेरिटी कितनी है, और एक्यूट है या क्रॉनिक स्टेज में है पेशेंट, तो इसकी बेसिस पे इसकी मैनेजमेंट होगी। लिगामेंटस इंजरी हो, उसके ग्रेड्स होते हैं 1 2 3। 1 में माइल्ड स्प्रेन होता है, सही हो गया। इसके अलावा ग्रेड 2 में मॉडरेट टीयर होता है, ग्रेड 3 में कंप्लीट रप्चर होता है, सही हो गया, जिसमें हाइपर मोबिलिटी होती है ग्रेड 3 में। ग्रेड 2 में इंस्टेबिलिटी होती है, माइल्ड जॉइंट प्ले इंस्टेबिलिटी होगी, पार्शियल लॉस ऑफ इंटेग्रिटी होगी, और इसमें कोई हाइपर मोबिलिटी नहीं होती, ग्रेड 2 ग्रेड 1 जो हो गया। इसके अलावा अगर एक्यूट लीजन के साथ पेशेंट आया है, उसमें उसे पेन बहुत ज़्यादा हो गया एक्यूट लीजन में। जैसे ही लिगामेंटस इंजरी हुई और एकदम से आ गया आपके पास, तो उस टाइम पेन होगा, तो वॉक नहीं कर सकेगा। सिक्रोनिक में पेन कम होगा, वॉकिंग वगैरह कर सकेगा, हो सकता है स्टिफनेस साथ हो। सब एक्यूट में दोनों सिम्टम्स में से कोई भी हो सकता है, एक्यूट और क्रोनिक मिक्स हो सकते हैं सिम्टम्स इसके। अच्छा, फिर जब उसकी मैनेजमेंट करेंगे वो देखेंगे सबसे पहले कि कौन सी इंजरी हुई है। ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 में स्पेसिफिकली सर्जरी होती है, क्योंकि कंप्लीट ईयर है तो उसमें सर्जरी होगी। उसके बाद हमारा काम होता है रिहेबिलिटेशन। ग्रेड 1 और 2, ग्रेड 1 में माइनर सा टीयर है, माइल्ड टीयर है, तो उसको हीलिंग के लिए टाइम देते हैं, और साथ ही साथ जो है पेन को प्रिवेंट करते हैं। ग्रेड 2 में हीलिंग के लिए टाइम देते हैं, इमोबिलाइज थोड़ी टाइम के लिए रखते हैं, फिर जब हीलिंग हो रही होती है उसके बाद जो है एक्सरसाइजेज उस पर करते हैं, प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज टेक्निक्स, फंक्शनल एक्टिविटीज़ भी बाद में उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रिक्शन मसाज उसे देते हैं ट्रांसवर्सली, जो फाइबर्स की जो डायरेक्शन है उसके ट्रांसवर्सली फ्रिक्शन मसाज देते हैं। अगर इस तरह लंबाई में फाइबर्स लिगामेंट इस तरह लगा हुआ है तो इस तरह मसाज देते हैं। इसके अलावा अगर ग्रेड 3 स्पेन हुए, MCL मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का ग्रेड 3 स्पेन होगा, कंप्लीट ईयर होगा MCL का, तो उसके लिए सर्जरी होगी। इसमें ACL रिकंस्ट्रक्शन, इसमें ACL इंजरी भी साथ हो सकती है कंबाइंड, जिसको वो टेरिबल ट्रायड जो था उसमें MCL ACL और मेनिस्कस इन्वॉल्व होता था। ज़्यादातर MCL ACL एक साथ अगर इंजर हो तो इसके लिए ACL रिकंस्ट्रक्शन विदाउट MCL रिपेयर, ये सर्जरी होती है, सही हो गया। इसमें MCL की सर्जरी करते ही नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन ACL की रिकंस्ट्रक्शन ज़रूर होती है। तो इसके बाद जो है उसको कास्ट में रख देते हैं, ब्रेस उसको पहना देते हैं, रिहेबिलिटेशन उसकी होती है। फिर उसके बाद 2 to 8 वीक्स जो है, इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं उसके रिहेबिलिटेशन के। तो फिर वेट बेरिंग पे जब आता है तो उसको वेट बेरिंग पे कब उसको लाते हैं, जब क्रचेस के साथ वेट बेरिंग उसको पे कब लाते हैं, जब वो एक्सटेंशन कर सकता है आराम से, एक्सटेंशन लेग ख़त्म हो जाता है, उसमें लेग्जिटी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो है नॉर्मली उसको पेन फ्री आराम से चल सकता है, तो उसको वेट बेरिंग में फिर ले आते हैं। और साथ ही साथ न्यूरोमस्कुलर PNF टेक्निक जो है इसको भी इसमें डालते हैं एक्सरसाइज प्रोग्राम में, और साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग भी करते हैं मसल्स की। इसके बाद ACL का अगर टीयर हो जाए लिगामेंट्स 10 ब्रेन में, अगर ACL टीयर है ग्रेड 3, तो उसके लिए तो सर्जरी होगी। सर्जरी के बाद वही रिहेबिलिटेशन करते हैं। लेकिन अगर नॉन सर्जिकल हमने अगर ऑपरेशन नहीं किया और रिहेबिलिटेशन करना चाहे ग्रेड 3 स्प्रेन की ACL की, तो उसमें सबसे पहले तो पेन और स्वेलिंग को कम करना है। फिर उसके बाद जो है मसल स्ट्रेंथनिंग करेगी, जो मसल्स है हैमस्ट्रिंग और क्वाड्राइसेप, ताकि वो उस जॉइंट को स्टेबल रख सके। रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, 90 डिग्री फ्लेक्शन रह जाती है, और 45 डिग्री तक एक्सटेंशन हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये जो है इसी पोजीशन में फिर इसी रेंजेस के अंदर उसे एक्सरसाइजेज देते हैं, क्योंकि जो एंड 30 डिग्री टू 0 डिग्री तक एक्सटेंशन है उसमें जो है लिगामेंट पे और भी ज़्यादा स्ट्रेन आता है, तो उसमें एक्सरसाइजेज नहीं देते। तो इसके लिए इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन एक्सरसाइजेज दे सकते हैं 90 डिग्री फ्लेक्शन के साथ। साथ ही साथ जो है हैमस्ट्रिंग की इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करते हैं ताकि वो मैक्सिमल कंट्रैक्शन में रहे। अच्छा, ये जो ग्रेड 3 टीयर की बात हो रही है, वैसे तो ग्रेड 3 में कंप्लीट रप्चर होता है, लेकिन सवेयर टीयर भी जो हो वो भी ग्रेड 3 में उसको डाल सकते हैं। तो इस सवेयर टीयर में की बात हो रही है, अगर कंप्लीट रप्चर हो जाए तो फिर तो सर्जरी करनी पड़ेगी। अच्छा, ACL रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन का जो है ये सर्जरी जब इसकी करते हैं ACL की, इसके बाद क्वाड्रिसेप के फंक्शन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि क्वाड्रिसेप जो है नी को आगे की तरफ खींचता है, ACL जो है नी को पकड़े रखता है, तो ACL पे स्ट्रेन आ सकता है क्वाड्रिसेप को अगर फुल एक्सटेंशन में उसकी आइसोमेट्रिक दे। तो क्वाड्रिसेप को हम फुल एक्सटेंशन में नहीं यूज़ करते, क्वाड्रिसेप के काम को जो है उसको मिड रेंज में स्ट्रेंथन करते हैं, सही हो गया।
एक्सेंट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस भी दे सकते हैं इसमें। अच्छा, सर्जिकल रिहेबिलिटेशन, सर्जरी के बाद जो रिहेबिलिटेशन होती है उसमें ये सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं, ये आप रीड कर ले। इसके बाद जो है ACL में फिर क्लोज चेन एक्सरसाइजेस देते हैं। ओपन चेन ज़्यादा नहीं देते क्योंकि ओपन चेन जो है वो स्ट्रेस डालता है उस इंजर्ड जो सर्जरी जिधर कराई हुई है ACL पे उस पे। तो क्लोज चेन एक्सरसाइज ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा बैलेंस प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग करवा सकते हैं। PCL टीयर ग्रेड 3 इसका अगर स्ट्रेन हो वो कब हो सकता है? नी हाइपर एक्सटेंशन में भी हो सकता है। इसके अलावा फ्लेक्जन में अगर डायरेक्ट ब्लो मिले टिबिया को पीछे की तरफ तो उससे हो सकता है। इसके अलावा हाइपर फ्लेक्जन में भी हो सकता है PCL का टीयर। सही हो गया। अगर PCL का टीयर हो गया तो डिसेबिलिटी हो सकती है, सिम्टम्स ऑफ डिसेबिलिटी आ सकती है, वो चल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, मुश्किल हो जाता उसके लिए। इसके साथ जो है इसकी वजह से आर्थराइटिस भी हो सकता है, पैटेलोफेमोरल आर्थराइटिस भी हो सकता है, स्वेलिंग पेन भी हो सकता है एक्टिविटी के दौरान। अच्छा, इसकी भी ACL की तरह ही रिहेबिलिटेशन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। हम लोग ACL की जब इंजरी थी उसमें ज़्यादा फोकस हैमस्ट्रिंग पे करते हैं और थोड़ा फोकस क्वाड्राइसेप पे करते हैं। इसमें जो है ज़्यादा फोकस क्वाड्राइसेप पे करते हैं और थोड़ा फोकस हैमस्ट्रिंग पे करते हैं, क्योंकि हैमस्ट्रिंग टिबिया को पीछे की तरफ खींचता है। तो PCL का काम क्या है? पीछे की तरफ टिबिया को जाने से रोकने। तो अगर हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो PCL की इंजरी काज कर सकता है। तो क्वाड्राइसेप पे इसमें ज़्यादा फोकस होता है। तो इधर इन्होंने ये बात लिखी हुई है। न्यूरोमस्कुलर कंडीशन कोऑर्डिनेशन भी इसमें करते हैं। इसके अलावा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल भी पढ़ लिया, ACL भी पढ़ लिया, PCL भी पढ़ लिया। अब लेटरल कोलेटरल लिगामेंट के टीयर का ग्रेड 3 स्ट्रेन हो तो उसमें क्या? LCL की जो इंजरी है वो रेयर है बहुत। अगर हो तो उससे पहले ये वाले स्ट्रक्चर्स टीयर होते हैं, उसके बाद ही होता है। अच्छा, इसकी होती है सर्जिकल करेक्शन, ज़्यादातर इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद रिहेबिलिटेशन इसकी भी PCL की तरह होती है, और साथ ही साथ पोस्टीरोलेटरल रोटेटरी इंस्टेबिलिटी की जो रिहेबिलिटेशन होती है इसकी भी उसी तरह होती है। ठीक हो गया। इसमें ये एक्टिविटीज़ नहीं करते जब तक नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन सही ना हो जाए और नॉर्मल बायोमैकेनिक्स वापस ना रिगेन हो जाए। मेनिस्कस लीजन, नी में दो मेनिस्कस होते हैं। मीडियल मेनिस्कस की इंजरी ज़्यादा कॉमन है क्योंकि वो लेस मोबाइल है। लेटरल हाइपर उसके मुकाबले ज़्यादा मोबाइल है। तो हिस्ट्री के साथ पेशेंट किस हिस्ट्री के साथ आएगा? टीयर इसका कब हो सकता है? मेनिस्कस टीयर। इसका टीयर ज़्यादातर कब होगा? नॉर्मली हम जब एक्सटेंशन करते हैं तो टिबिया लेटरली रोटेट करता है ना। जब फ्लेक्शन करते हैं टिबिया मीडियली रोटेट करता है। अगर एक्सटेंशन करते वक्त लेटरल के बजाय मीडियल रोटेशन टिबिया पे फोर्स हो, या फ्लेक्शन करते वक्त मीडियल रोटेशन के बजाय एक्सटर्नल रोटेशन या लेटरल रोटेशन टिबिया पे हो, तो उस वक्त मेनिस्कस की इंजरी हो सकती है। इसके अलावा मेनिस्कस हाइपर फ्लेक्शन में वेट बेरिंग के साथ, अगर एक बंदा वेट बेरिंग कर और बिल्कुल हाइपर फ्लेक्स किया हुआ है उसने नी को, उस टाइम मेनिस्कस की इंजरी हो सकती है। क्यों? वैसे तो हमें पता है मेनिस्कस फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में आगे पीछे जाता है। जब फीमोरल हेड जो है उसकी शेप, तो जब एक्सटेंशन में होता है तो ज़्यादा वो जगह घेरता है तो वो मेनिस्कस खुल जाती है। एक्सटेंशन जब वो हो जाता है फ्लेक्शन में तो पीछे जो फीमोरल का कंडाइल शॉर्ट है, छोटा है, तो जब फ्लेक्शन में जा रहा होता है तो मेनिस्कस उसकी वजह से थोड़ा सा पीछे आ रहे होते हैं और छोटी उनकी सरफेस हो जाती है ताकि वो इसको वो कर सके, अकोमोडेट कर सके। अगर हाइपर फ्लेक्शन में जाए और साथ वेट बेरिंग भी हो रही है, मेनिस्कस की एक लिमिट है पीछे आने की। अगर उससे ज़्यादा फ्लेक्शन की जाए तो फीमोरल कंडाइल जो है वो टिबिया पे जोर डालेगा, लेकिन इसके ऊपर तो मेनिस्कस है, तो मेनिस्कस पे जोर डालेगा और मेनिस्कस की इंजरी हो सकती है वेट बेरिंग के साथ। अगर साथ ही कोई रोटेशन हो रही है, एक्सटर्नल रोटेशन भी हो रही हो हाइपर फ्लेक्शन में, या इंटरनल रोटेशन भी साथ ऐड हो जाए, तो फिर तो खामखा होगी मेनिस्कस की इंजरी। रेसलर्स रेसलर्स जो है वो जब कुश्ती करते हैं तो उनके नी कभी कभार हाइपर फ्लेक्शन में आ सकते हैं। दूसरे बंदे से जोर भी लगा रहे होते हैं और नी भी हाइपर फ्लेक्शन में आ जाते हैं, तो उनमें मेनिस्कस के टीयर हो सकते हैं। साइट ऑफ पेन,
साइट ऑफ पेन, जिस जगह पे इंजरी हुई है वो स्पेशली उस जॉइंट लाइन पे, उस जगह पे आपको बताएगा कि इस जगह पे मुझे दर्द हुआ है। अगर एफ्यूजन वगैरह ना हुआ, एफ्यूजन हुआ तो स्वेलिंग होगी जॉइंट में, तो उसकी वजह से जनरलाइज्ड पेन होगा, तो वो आपको नी में मेनिस्कस का पेन नहीं बता सके उस टाइम। ठीक हो गया। इसके अलावा समथिंग गिव इन द जॉइंट, उसको लगेगा जॉइंट में कोई चीज़ है जो कि बार बार अलहदा हुई है, तो वो भी उसको पता चलेगा। नेचर ऑफ पेन कैसा होगा, सडन पेन शुरू हो जाएगा, डीप पेन होगा, और गिविंग वे ऑफ द जॉइंट भी साथ फील होगा। इसके अलावा अगर हीमोर्थ्रोसिस और साइनोवियल एफ्यूजन भी हो सकती है, जो कि मीडियल मेनिस्कस के साथ ज़्यादा कॉमन है। लेटरल मेनिस्कस की इंजरी हुई है तो ये एफ्यूजन ज़्यादा कॉमन नहीं है। अगर मीडियल मेनिस्कस की होगी और साथ हीम ऑर्थ्रोसिस हो गया है, तो हीम मतलब ब्लड इन साइनोवियल फ्लूइड, ब्लड इन जॉइंट, तो उसमें बहुत सेवियर पेन हो सकता है और काफ़ी जल्दी ये पेन स्टार्ट हो सकता है। अगर साइनोवियल एफ्यूजन हुई है तो पेन काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट होगा, और वो पेन जो होगा जनरलाइज प्रेशर की वजह से होगा, डल एकिंग थ्रोबिंग पेन होगा। अच्छा, अगर लॉन्गिट्यूडनल टीयर हुआ है, ये देखिए लॉन्गिट्यूडनली इसका टीयर हुआ है, अगर ये हुआ है तो ये लॉकिंग ऑफ जॉइंट करेगा, क्योंकि फिमोरल कंडाइल जब वो सीधा हो रहा होगा, एक्सटेंशन में जा रहा होगा, तो ये बीच में आ जाएगा, इंटरफेयर करेगा और पूरी एक्सटेंशन नहीं करने देगा। लास्ट 20 to 30 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इसमें लॉक हो सकती है, लॉस्ट हो सकती है। लिगामेंट का स्प्रेन होता है, उसके बाद पर्सन एक्टिविटी कर सकता है। मेनिस्कस का टीयर हो, उसमें एक्टिविटी नहीं कर सकता, हेजिटेट टू डू एक्टिविटी पेशेंट। अच्छा, हिस्ट्री में हमें सब कुछ पता चल गया कि कैसी हिस्ट्री के साथ पेशेंट आएगा और उसका पेन का नेचर, ऑनसेट साइट क्या होगी। इसके बाद उसकी हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करें। मेनिस्कस के टीयर के साथ एक्यूट स्टेज में आपके पास पेशेंट आ जाए, फिजिकल एग्जामिनेशन में आप सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, जॉइंट टेस्ट वगैरह हो गया, मसल टेस्ट हो गए, ये चीज़ें होती है ना। तो सबसे पहले एक्यूट स्टेज में ऑब्जर्वेशन जब आप करेंगे, एक्यूट स्टेज में आया है तो चल नहीं सकेगा तो क्रशिश के साथ आएगा, एफ्यूजन हो सकती है उधर, वो ऑब्जर्वेशन में आपने देख लिया। उसके बाद स्पेसिफिकली आप जॉइंट को इंस्पेक्ट करेंगे तो उधर एफ्यूजन हो सकता है प्रेजेंट हो। मीडियल मेनिस्कस में ज़्यादातर एफ्यूजन प्रेजेंट होती है, लेटरल में नहीं होती, तो एफ्यूजन आपने देखनी है। एफ्यूजन स्वेलिंग होती है तो आप उस टाइम उसकी मेजरमेंट ले लेके कितनी गर्थ है, कितनी उसकी वो है चौड़ाई है, ठीक है। इसके अलावा स्किन में अपीयर रेड और शाइनी। अच्छा, इसके बाद टिश्यू टेंशन टेस्ट, एक्टिव मूवमेंट्स आप कर सकते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है वो नहीं कर सकेगा वेट बेरिंग के साथ। इसके अलावा एक्सटेंशन उसकी लॉक भी हो सकती है। कैप्सूलर पैटर्न प्रेजेंट होगा, एफ्यूजन होगी तो कैप्सूल टाइट हो जाएगा, उसमें स्वेलिंग होगी तो टाइट हो जाएगा, तो एक कैप्सूलर पैटर्न वो देगा। सही हो गया। एक्सटेंशन जो है वो नहीं हो सकेगी, नी लॉक्ड हो जाएगा, और कैप्सूलर पैटर्न सही नहीं आएगा। एफ्यूजन अगर हुई और साथ ही लॉस ऑफ एक्सटेंशन हुई तो कैप्सूलर पैटर्न फिर ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा नन कैप्सूलर पैटर्न हो सकता है अगर एफ्यूजन ना हुई, एफ्यूजन की वजह से कैप्सूलर पैटर्न आता है, एफ्यूजन ना हो तो कैप्सूलर पैटर्न नहीं आएगा, नॉर्मल दिखाएगा वो सब कुछ, लेकिन लॉकिंग ऑफ एक्सटेंशन हो सकती है मेनिस्कस की वजह से। पैसिव और प्रेशर, जिस जगह पे वो रुक गया है, मूवमेंट और नहीं कर सक रहा, जब आप उसकी एक्टिव मूवमेंट या पैसिव मूवमेंट चेक करेंगे तो उस टाइम आप पैसिव ओवर प्रेशर देके देखे एंड फील कैसी है। अगर मेनिस्कस बीच में आ रहा है, मेनिस्कस ने उस मूवमेंट को रोक दिया है, तो आप जब उसको एंड फील चेक करेंगे तो आपको स्प्रिंगी रिबाउंड एंड फील देगा, ठीक है। एक्सटेंशन में जब आप उसे लेकर जाके एंड फील चेक कर रहे होगे, पैसिव मूवमेंट्स भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मिकमरिस टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मिकमरिस टेस्ट कर सकते हैं अगर एफ्यूजन हो तो फिर नहीं कर सकते। एफ्यूजन में जॉइंट में स्वेलिंग हुई होती है तो फुल फ्लेक्शन जॉइंट में हो नहीं सकती, मिकमरिस टेस्ट के लिए फुल फ्लेक्शन ज़रूरी है, तो उसमें आप एप्लीज टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर एफ्यूजन ना हो, फ्लेक्शन पॉसिबल हो, तो पेनफुल क्लिक देगा मीडियल मेनिस्कस या लेटरल मेनिस्कस के टीयर में। अगर मीडियल मेनिस्कस इन्वॉल्व है तो पेनफुल क्लिक की आवाज़ कब आएगी, जब आप एक्सटर्नल रोटेशन और एक्सटेंशन करेंगे। एक्सटर्नल रोटेशन के साथ जब एक्सटेंशन करेंगे तो मीडियल मेनिस्कस का रिजल्ट आपको आएगा, अगर पेनफुल की आवाज़ आई। अगर नहीं आई तो मतलब मीडियल मेनिस्कस इन्वॉल्व नहीं है। अगर लेटरल मेनिस्कस इन्वॉल्व है तो उसको आप चेक करने के लिए इंटरनल रोटेशन के साथ एक्सटेंशन करें, उसमें अगर क्लिक की आवाज़ आई तो मतलब लेटरल मेनिस्कस इन्वॉल्व है। इसके अलावा रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स चेक कर सकते हैं, मसल की, मसल कम इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो मसल की स्ट्रांग होगी आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स। पैसिव जॉइंट प्ले करेंगे तो पैसिव जॉइंट प्ले में प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें आप जब ये रोटेशन करेंगे, जिस साइड पे लीजन है उसके ऑपोजिट साइड पे रोटेशन पेनफुल होगी। टिबिया
को आप लेट सपोज मीडियल मेनिस्कस है तो एक्सटर्नल रोटेशन पेनफुल होगी, अगर लेटरल मेनिस्कस है तो इंटरनल रोटेशन पेनफुल होगी। ठीक हो गया। तो एप्लिस्टेसिस के लिए होता है, कंप्रेशन में पेन वो देता है, जब उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं जॉइंट को तो पेन कम हो जाता है। पल्पेशन करेंगे, पल्पेशन में टेंडरनेस होगी, जिस जगह पे पेन है उस जगह पे जॉइंट लाइन में टेंडरनेस हो सकती है। सही हो गया। अच्छा, मेनिस्कस एक बंदे को टियर हुआ है लेकिन वो एक्यूट स्टेज में डॉक्टर के पास नहीं आया, फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं आया, जब क्रोनिक स्टेज में आता है, काफ़ी टाइम बाद आता है उसको मेनिस्कस टियर हुआ है, तो वो पेशेंट कैसे आएगा? हिस्ट्री क्या देगा? गिविंग वे ऑफ जॉइंट होगा, पेन इतनी नहीं होगी, एफ्यूजन हो सकता है हो अगर मीडियल मेनिस्कस इन्वॉल्व हो। ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो क्वाड्रिसेप एट्रोफी आपको नजर आएगी, क्योंकि वो ज़्यादा जॉइंट इस्तेमाल नहीं करेगा, क्वाड्रिसेप्स पे वेट बेरिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से क्वाड्रिसेप एट्रोफी हो सकती है। रेंज ऑफ मोशन फुल हो सकती है लेकिन वेट बेरिंग में कम हो सकती है। सही हो गया, मुश्किल हो सकता है उसके लिए। इसके अलावा पॉजिटिव मिकमरे टेस्ट आ सकता है अगर पोस्टीरियर मेनिस्कस इन्वॉल्व है, मिकमरे उसके लिए होता है। ठीक है। इसके अलावा एंटीरियर सेगमेंट अगर इन्वॉल्व है तो उसके लिए एक्सटेंशन करना मुश्किल होगा। एंटीरियर मेनिस्कस इन्वॉल्व है तो जब वो एक्सटेंशन कर रहा होगा तो एंटीरियर सेगमेंट पे फोर्स आता है, इस वजह से पॉजिटिव एब्ले टेस्ट आ सकता है। कंप्रेशन में, डिस्ट्रक्शन में पेन रिलीफ हो सकता है। अगर लिगामेंटस इन्वॉल्व है तो डिस्ट्रक्शन में पेन होगा। अच्छा, टेंडरनेस होगी इसमें भी जॉइंट लाइन पे। इसके अलावा माइल्ड क्रोनिक एफ्यूजन हो सकती है, वही मीडियल मेनिस्कस के साथ ज़्यादा इसके चांसेस हैं। इसके अलावा आपने चेक करना है क्वाड्रिसेप वीकनेस कितनी है, दोनों लेग्स को कंपेयर करनी है। इसके अलावा अर्थोग्राम इसके लिए अच्छे, अर्थोग्राम के थ्रू आप चेक करें कि कितना मसला आया हुआ है। सही हो गया। इसके बाद अब जो थर्ड टॉपिक है कोरोनरी लिगामेंट स्प्रेन। कोरोनरी लिगामेंट क्या होता है? ये जो है मेनिस्कस को बोन के साथ दोनों साइड पे अटैच करता है। ये कैप्सूल की थिकनिंग है, सही है, इसको कोरोनरी लिगामेंट कहते हैं, जिसने मेनिस्कस को होल्ड किया होता है बोन के। ज़्यादातर मीडियल साइड का ये स्प्रेन होता है। मेनिस्कस की इंजरी हो साथ इसकी भी इंजरी हो सकती है, ये बात भी याद रखें। अच्छा, हिस्ट्री किसके साथ आएगा? कोई ट्विस्टिंग इंजरी उसे हुई होगी और मीडियल साइड पे जो है एंटीरो मीडियल साइड ऑफ नी पे स्वेलिंग होगी और थोड़ी बहुत और पेन होगा। मेनिस्कस में ज़्यादा स्वेलिंग होती है, एफ्यूजन, हीमोर्थ्रोसिस, इसमें थोड़ी बहुत स्वेलिंग होगी क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी सी लिगामेंट है तो उसकी स्प्रेन हुए। अच्छा, और ये खुद ब खुद एक्यूट सिम्टम्स इसके सबसाइड हो जाते हैं। सही हो गया, अगर मेनिस्कस की सही से हीलिंग हो। अगर कोई मसला आ जाए, ज़्यादा एडहेशन इसमें हो जाए, कोरोनरी लिगामेंट की बोन के साथ एडहेशन हो जाए, तो ये मेनिस्कस को अपने साथ होल्ड रखता है और इसकी वजह से मोबिलिटी कम हो सकती है। मीडियल टिबियल कॉन्डाइल की तरफ जो मेनिस्कस है, मीडियल मेनिस्कस, उसकी मोबिलिटी कम हो सकती है, जिसकी वजह से जब वो कोई बंदा एक्टिविटी करता है जिसमें उस मेनिस्कस पे स्ट्रेस पड़ता है, ज़्यादातर एक्सटर्नल रोटेशन होगी। टिबिया की एक्सटर्नल रोटेशन में मीडियल मेनिस्कस पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है तो उसमें पेन हो सकता है। तो ये इस हिस्ट्री के साथ आता है। जब आप ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स करेंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसमें आपको टेंडरनेस जॉइंट लाइन पे एंटीरो मीडियल साइड पे नजर आ सकती है। एक्सटर्नल रोटेशन में पेन हो सकता है। वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट जब करेंगे उसमें पेन नहीं होगा। इसके अलावा फोर्स एक्सटेंशन भी कभी कभार हर्ट कर सकती है। एफ्यूजन बहुत कम होगी। इसके अलावा क्वाड्रिसेप अगर एट्रोफी हो सकती है अगर ज़्यादा वक्त के लिए ये मसला इसको हुआ हो। मैनेजमेंट एंटीरो, इसकी ये कोरोनरी लिगामेंट के स्प्रेन की मैनेजमेंट कैसे होगी? अगर एक्यूट टियर हुआ है, बॉडी ऑफ मेनिस्कस इन्होंने लिखा है क्योंकि इसी के साथ उस लिगामेंट का स्प्रेन होता है, तो इसमें इमोबिलाइजेशन करते हैं सर्जरी के बाद। अगर सर्जरी नहीं की तो तब भी जो है मूवमेंट ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे, वेट बेरिंग जो है नहीं करेंगे इसमें। सही हो गया। इसके अलावा क्रोनिक टियर हो मेनिस्कस का, उसकी वजह से जो है कैप्सूलर वो क्या कहते हैं कोरोनरी लिगामेंट का स्प्रेन हो सकता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें हमने उसकी मोबिलाइजेशन, जॉइंट मैकेनिक्स में मोबिलाइजेशन स्ट्रेंथनिंग करनी है मसल्स की, और एक्टिविटी लेवल्स पे ध्यान रखना है कि ज़्यादा या कम नहीं करें। इसके अलावा पार्टिकुलर मोशन जैसे कि एक्सटेंशन जो होती है वो कभी कभार इसमें लॉक हो जाती है, अंदर इंट्राआर्टिकुलर कोई चीज़ मसला हो जिसकी वजह से ब्लॉक हो रहा है, एक्सटेंशन नहीं कर सक रहा, तो हमने एक्सटेंशन से बचाना है उसे, उसे कहना है कि नहीं करना ज़्यादा एक्सटेंशन इसमें। सही हो गया। इसके अलावा ज़्यादा कंप्रेसिव लोडिंग उस जॉइंट पे नहीं डालनी जब तक मस्कुलर प्रोटेक्शन और जॉइंट रीऑर्गेनाइजेशन ना हो जाए। फिर मेनिस्कल रिपेयर,
क्लोज मेनिस्कल रिपेयर सर्जरी होगी, उसके बाद क्लोज चेन काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेज पे ज़्यादा फोकस देते हैं, सही हो गया। इसके अलावा मैनुअल रेजिस्टेंस भी देते हैं, डायनामिक स्टैटिक मसल कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, इस पीएनएफ टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं, उसमें करते हैं। अच्छा, इसके अलावा डबल लेग सपोर्ट के साथ एक्सरसाइज स्टार्ट में करते, फिर बाद में प्रोग्रेस करके सिंगल लेग पे चले जाते हैं। वेट बेरिंग रिस्ट्रिक्शन एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर प्रोग्रेस करते हैं हायर लेवल ऑफ फुल वेट बेरिंग। अच्छा, न्यूरोमस्कुलर पीएनएफ जो होगी उसके अलग टेक्निक्स है, बैलेंस बोर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, अदर सेंसरी मोटर एक्टिविटीज़, ये सारी पीएनएफ टेक्निक्स है। इसके बाद पहले कोरोनरी लिगामेंट का स्प्रेन था, अब जो है इसकी टीयर की बात हो रही है। तो अगर टीयर हो गया है इसमें मिटन नी पेन होगा, क्योंकि एडहेरेंस हो जाएगी एंटीरोमीडियल कोरोनरी लिगामेंट की टिबिया के साथ, ठीक है। टिबिया बोन के साथ ये चिपक जाता है, तो उसकी वजह से हर वक्त पेन होता है, इंटरमिटेंट पेन होता है। ट्रीटमेंट इसमें अल्ट्रासाउंड ट्रांसफर्स फ्रिक्शन मसाज कर सकते हैं डायरेक्टली साइट ऑफ लीजन पे। अच्छा, पैटिलर ट्रैकिंग डिस्फंक्शन कॉन्ड्रोमलेशिया पैटिला, पैटिला की जो कार्टिलेज है जो जॉइंट के दरमियान जो है उसकी वियर एंड टियर को कहते हैं। पैटिलर ट्रैकिंग डिस्फंक्शन, पैटिला जो है लेटरल साइड पे जब ज़्यादा जाता है तो उस साइड पे लेटरल साइड पे फीमोरल कंडाइल होता है, लेटरल फीमोरल कंडाइल, तो उसके बार बार लगता है, रगड़ता है, वियर एंड टियर होता है, तो इसमें पेन हो सकता है। तो इसके लिए दो फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है, जो कि दो फैक्टर्स है, स्टैटिक फैक्टर, स्ट्रक्चरल फैक्टर और डायनामिक फैक्टर। ये दो जो है पैटिला को होल्ड रखते हैं अपनी जगह पे। कौन कौन से स्ट्रक्चरल फैक्टर में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले तो लेटरल फीमोरल कंडाइल। लेटरल फीमोरल कंडाइल थोड़ा सा आगे की तरफ आया होता है, आगे की तरफ निकला होता है, जिसकी वजह से पैटिला लेटरल साइड पे डिस्प्लेस नहीं हो सकता, ये होना ज़रूरी है। इसके अलावा पैटिलर ग्रूव जो हो वो अगर डीप हो तो फिर मसला नहीं होता, लेकिन अगर डीप ना हो तो फिर मसला होगा। क्यू एंगल जो होता है वो नॉर्मली 12 से 18 डिग्री तक होता है, 13 से 18 डिग्री तक होता है, अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर मसला हो सकता है। इसके अलावा डायनामिक फैक्टर्स जो कि पैटिला को अपनी जगह पे रखते हैं, मसल्स में वी एम ओ वेस्टस मीडियलिस की जो ऑब्लिक फाइबर्स है वो जो है इस मसल को खींचती है अपनी तरफ मीडियल साइड पे, ताकि ये लेटरल साइड पे ज़्यादा ना जाए। तो ये फैक्टर्स है जो कि इसे अपनी जगह पे रख सकता है। एटियोलॉजी, इस पैटिलर ट्रैकिंग डिसफंक्शन की कॉज क्या हो सकती है, ये डिसफंक्शन कब हो सकता है, क्यों हो सकता है? सबसे पहला क्यू एंगल ज़्यादा हो जाए। क्यू एंगल कब ज़्यादा होता है? फिमोरल एंटीवर्जन हो जाए, या एक्सटर्नल टिबियल टॉर्जन हो, या फुट प्रोनेशन ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से क्यू एंगल ज़्यादा हो सकता है। क्यू एंगल जब ज़्यादा होगा तो जो क्वाड्राइसेप मसल है वो लेटरल साइड पे पैटिला को पुश करेगा, जब लेटरल साइड पे पैटिला जाएगा तो उधर कंडाइल है उसके साथ लगेगा। इसके अलावा लेटरल फीमोरल कंडाइल जब ज़्यादा बाहर की तरफ ना निकला हो, आगे की तरफ ना निकला हो, उसकी वजह से लेटरल ट्रैकिंग हो सकती है, पैटिला बाहर लेटरल की तरफ जा सकता है। या पैटिला अल्टा किसी को हो, जिसमें पैटिला ऊपर की तरफ होता है, थोड़ा अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा ऊपर होता है, सुपीरियर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब ऊपर होता है तो पैटिलर ग्रुप, डीप पैटिलर ग्रुप वो तो नीचे होता है, ये उससे ऊपर चला जाता है, तो ये साइड पे जाने के इसके चांसेस होते हैं, तो इस वजह से इसकी स्टेबलाइजेशन लॉस हो जाती है और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये देखें, ये लेटरल साइड है, लेटरल फीमोरल कंडाइल है जो आगे की तरफ निकला हुआ है, अगर ये छोटा होगा तो पैटिला लेटरल साइड पे जा सकता है। डायनामिकली अगर वेस्टस मीडियलिस ऑब्लिकस मसल कमज़ोर हो जाए, एट्रोफी हो जाए, डिस्यूज एट्रोफी इमोबिलाइजेशन या नी इंजरी के बाद ज़्यादातर होती है, तो उसकी वजह से भी ये लेटरल साइड पे जा सकता है पैटिला। अच्छा, इसमें होता क्या है, पैटिला लेटरल साइड पे ज़्यादा जा रहा होता है ना, ठीक है। अगर हम नी एक्सटेंशन करें लोड के साथ तो उसमें क्या होता है, मसल इसे पुल करता है, इस पे रोटेशन हो जाती है, पैटिला इस तरह रोटेट होता है, तो ऑड मीडियल फैसेट जो कि नॉर्मली कांटेक्ट में नहीं हो रहा था एक्सटेंशन के दौरान, वो कांटेक्ट में आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मसले क्रिएट होते हैं, तो इस वजह से जो है पेन हो सकता है। ऑड मीडियल फैसेट की जो बोन होती है वो तो इसके लिए नहीं बनी हुई आर्टिकुलर, इसकी नॉर्मली वेट बेरिंग और इसके लिए कंप्रेशन के लिए तो ऑड मीडियल फैसेट नहीं बना हुआ, तो जब इस पे कंप्रेशन फोर्सेस आएगी तो इसकी माइक्रो फ्रैक्चरिंग हो सकती है, इसके जो बोन है
तो उसकी वजह से लो ग्रेड पेनफुल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो सकता है। साथ और किस वजह से पेन हो सकता है, जब ये लेटरली जाएगा तो इस पैटेला को मीडियल साइड पे लिगामेंट्स ने पकड़ा हुआ है, तो उनकी स्ट्रेचिंग हो सकती है। मीडियल रेटिनाकुलम जो ऑफ नी जो है उसकी स्ट्रेचिंग हो सकती है, उसकी वजह से भी पेन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अच्छा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी? सबसे पहले जो पेशेंट हिस्ट्री के साथ आएगा वो कहेगा यार मैंने इस पैट नी पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन की है, बार बार रेपिटेटिव एक्सटेंशन की, जिसकी वजह से ये हुआ हो सकता है, या कोई फ्रैक्चर हो गया है, कोई इंजरी हो गई है जिसकी वजह से उसने इमोबिलाइजेशन की है, इमोबिलाइजेशन की वजह से उसके मसल वीक हो गए, वीएमओ स्पेशली वीक हो गए, जिसकी वजह से वो आ सकते हैं इस ट्रैकिंग सिंड्रोम के साथ। तो उसे जब हिस्ट्री में लेंगे तो वो इन दो रीजंस में से एक बता सकता है। पेन जो है वो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ नी में पेन फील होगा, और साथ ही साथ पेन एग्रीवेट किसके साथ होगा, जब वो सीढ़ियों से उतरता होगा, स्टेयर्स से डिसेंड करता होगा तब, और जब वो प्रोलॉन्ग सिटिंग करता होगा। तो इस प्रोलॉन्ग सिटिंग में नी फ्लेक्शन होती है, मसल पुल करता है, प्रेशर आता है, कंप्रेशन आती है, डिसेंडिंग स्टेयर में भी बहुत कंप्रेशन आती है इस पैटेलोफिमोरल जॉइंट पे, जिस वजह से उसे एग्रीवेट होगा पेन। मैनेजमेंट इसकी क्या होगी? सबसे पहले तो जो एक्टिविटीज़ में इसे मसला हो रहा है उस एक्टिविटीज़ को इसने छोड़ देना है, उसे प्रिवेंट करना है। जैसे कि डिसेंडिंग स्टेयर होगी, नी बेंड पोजीशन में बैठना, तो उस वो को प्रिवेंट करना है। इसके अलावा मसल की स्ट्रेंथनिंग, कौन सी वीएमओ की स्ट्रेंथनिंग मेन इसमें मैनेजमेंट है। वीएमओ स्ट्रेंथन होगा तो पैटेला को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसे इतना मसला नहीं होगा। ओपन काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेज में वीएमओ की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ स्ट्रेचिंग की स्ट्रक्चर्स की करेंगे, लेटरल रेटिनाकुलम की स्ट्रेचिंग करेगी, क्योंकि पैटेला लेटरल साइड पे चला गया है, तो लेटरल साइड के स्ट्रक्चर्स टाइट हो जाएंगे, मीडियल साइड के लूज हो जाएंगे, स्ट्रेच्ड हो जाएंगे। तो लेटरल साइड के मसल्स को हमने स्ट्रेच करना है, तो उसको कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं? मीडियल लेटरल टिल्ट ऑफ पैटेलोफिमोरल जॉइंट, स्ट्रॉन्ग मीडियल, पैटेला को हम मीडियल की तरफ ग्लाइड करेंगे स्ट्रांगली, तो उससे स्ट्रेच हो सकते हैं लेटरल स्ट्रक्चर्स। ये देखें, ये इसको कर रहे हैं। इसके अलावा टीएफएल, टेंसर fasciae lata, जो कि लेटरल साइड पे वो भी टाइट हो सकता है, उसको भी हमने स्ट्रेच करना है। हैमस्ट्रिंग टाइट हो सकती है, वो जो है लेटरल खींच सकते हैं फैशिया के थ्रू इस मसल उसको पैटेला को, तो उसकी भी स्ट्रेचिंग हमने करनी है। इसके अलावा टेपिंग और ब्रेसिंग कर सकते हैं पैटेला को अपनी जगह पे रखने के लिए, ताकि वो ज़्यादा लेटरल ना जाए। टेपिंग करने से पहले तीन चीज़ों को अपने जहन में रखना है, उसके बाद टेपिंग करनी है। सबसे पहले पैटेला को मीडियल साइड पे ग्लाइड करना है, मीडियल साइड पे ग्लाइड करना है, फिर टेपिंग करनी है। दूसरा, इंफीरियर पोल से उसके शुरू करें टेपिंग करना, और एक और लेटरल स्ट्रक्चर्स को पहले स्ट्रेच करना है, ताकि आसानी से मीडियल साइड पे पैटेला जा सके। इसके बाद आता है क्वाड्राइसेप कंट्यूजन्स। कंट्यूजन्स इंजरी टू सॉफ्ट टिश्यूज़ को कहते हैं। क्वाड्राइसेप, क्वाड्राइसेप मसल है, 4 मसल्स इसमें आते हैं। तो जब डायरेक्ट ब्लो होगी, हिस्ट्री में वो क्या देगा कि उसको इंजरी हुई है, उसको लगा है कुछ मसल पे, एंटीरियर थाई पे, जिसकी वजह से टेंडरनेस और स्वेलिंग मसल में हो सकती है, मसल इनएक्टिव हो सकता है। सही हो गया। लॉस ऑफ फंक्शन हो सकता है मसल का, लॉस ऑफ फ्लेक्जन हो सकती है उस जॉइंट पे, क्योंकि उधर स्वेलिंग हुई होगी, मसल इंजर हुआ होगा, तो पेन की वजह से वो नहीं करना चाहेगा स्वेल वो फ्लेक्जन, और वक्त के साथ साथ थाई जो होता है स्टिफ होने शुरू हो जाता है। पैटेलोफिमोरल जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है, अगर हमने थोड़ा सा डिस्टली मसल को इंजर किया है तो पैटेलोफिमोरल भी हो सकता है। स्वेलिंग, सवेयर स्वेलिंग होगी, टाइटनेस थाई मस्कुलेचर हो सकती है। अच्छा, फिजिकल एग्जामिनेशन में जब आप उसे देखेंगे, सबसे पहले तो हिस्ट्री होगी, अब फिजिकल एग्जामिनेशन पे बाज मसल्स बीच में टाइट हुए होंगे, हैमस्ट्रिंग मसल, गैस्ट्रोक मसल, सोलियस रेक्टस फीमोरिस भी जो है क्वाड्रिसेप का हिस्सा है, ये भी टाइट हुआ होगा। इसके अलावा जो है क्वाड जो है वो वीक हुए होंगे। वेस्टस मीडियलिस, वेस्टस इंटरमीडियस, वेस्टस लेटरलिस वेस्टाई में आती है, ये सब टाइट हुए होंगे, वीक हुए होंगे, इनहिबिट हुए होंगे। अच्छा, स्ट्रेन या कंट्यूजन ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 3 होता है। तो कंट्यूजन में इंजरी होती है, स्ट्रेन में टीयर होता है। अच्छा, कंट्यूजन में ग्रेड 1 क्या होगा, इसमें माइल्ड सिम्टम्स होंगे, उसको थोड़ा बहुत पेन होगा, स्वेलिंग नहीं होगी, और वो आराम से चल सकेगा, फ्लेक्जन एक्सटेंशन कर सकेगा। ग्रेड 2 में मॉडरेट इंजरी हो सकती है, नॉर्मल गेट साइकिल के साथ आएगा, लेकिन एक्टिविटीज़ करने के साथ साथ वो मसला और भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मसल इंजरी हुई है और वो एक्टिविटी उस पर कर रहा है, तो
हो सकता है। सही हो गया। इसके अलावा स्वेलिंग हो सकती है उस जगह पे। ग्रेड 3 जो है इसमें ब्लीडिंग भी होती है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट चल नहीं सकेगा, वो क्लर्चिस के साथ आएगा और आपको स्वेलिंग सही से नज़र आएगी, बल्ज ऑफ मसल टिश्यू भी नज़र आ सकता है। मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे? एक्यूट फेज़ होगा, एक क्रॉनिक फेज़ होगा। जब एक्यूट फेज़ में आया है, स्टार्टिंग में उसको इंजरी हुई और एकदम से आपके पास आ गए, तो आइसिंग करें इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। इसके अलावा कंप्रेशन करें ताकि स्वेलिंग कम हो। इसके अलावा एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, अगर उसे पेन ना हो रहा हो तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन उस पेन फ्री रेंज में आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन आप दे सकते हैं। रिकवरी फेज़ फिर आता है, एक्यूट फेज़ फिर रिकवरी फेज़ है। तो रिकवरी फेज़ में जो है ये 2 दिनों वाला बाद वाला फेज़ है। 2 दिन स्टार्टिंग के 2 डेज एक्यूट फेज़ में है, तो उसके बाद 2 डेज के बाद जो है 1 महीने तक जो है एक रिकवरी फेज़ होता है जिसमें मसल हीलिंग हो रही होती है। उसमें देखते हैं कि कौन से मसल की वीकनेस हो गई है, तो उसको हम डील करते हैं। इसके अलावा क्रचेस यूज़ करते हैं जब तक उसका गेट पेन फ्री ना हो जाए। ठीक हो गया। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड और डीप हीटिंग यूज़ कर सकते हैं ताकि हीलिंग हो। सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन, स्ट्रेचिंग वगैरह दे सकते हैं। पैटेलर टेंडिनाइटिस, जंपर्स नी भी कहते हैं। पैटेलर टेंडन किधर होता है? पैटेला के नीचे जो टेंडन है उसका, जो कि टिबियल ट्यूबरोसिटी के साथ पैटेला को अटैच करता है। तो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए उस टेंडन की, तो उसको पैटेलर टेंडिनाइटिस कहते हैं, जंपर्स नी भी कहते हैं। ज़्यादातर ये जंपिंग स्पोर्ट्स जो हो गए उसमें हो सकता है। जंपिंग आप जब ज़्यादा करते हो तो उसमें इस पर स्ट्रेस पड़ता है, तो वक्त के साथ साथ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होती है और ये क्रोनिक कंडीशन में डेवलप हो सकता है। तो पैटेला टेंडन जो है वो किस जगह से इंजर हो सकता है? या तो सुपीरियर पैटेलर पोल, पैटेला के जो ऊपर जो क्वाड्रिसेप का टेंडन है, इसको क्वाड्रिसेप का टेंडन भी वैसे कह सकते हैं, उसकी इंजरी भी हो सकती है। या टिबियल ट्यूबरकल के साथ जो पैटेला अटैच है उस जगह पे भी हो सकता है। या पैटेला का जो अपना टेंडन है टिबियल ट्यूबरकल और पैटेला के दरमियान, उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। सिम्टम्स क्या हो गए? पेन होगा, स्वेलिंग, जॉइंट टेंडरनेस भी हो सकती है। पेन जो है फ्लेक्शन या एक्टिविटी करने से बर्निंग पेन हो सकता है। पैटेलर टेंडन की इंजरीज को इन्होंने 4 स्टेजेस में डाला हुआ है। स्टेज 1 इंजरी, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में जो है थोड़ी बहुत इंजरी हुई होती है, वो एक्टिविटी कर लेते उस टाइम उसे पेन नहीं होता, लेकिन एक्टिविटी के बाद उसे पेन होता है। स्टेज 2 में एक्टिविटीज़ पहले ही पेन होता है, जब एक्टिविटी कर होता है उस वक्त पेन नहीं हो रहा होता, लेकिन एक्टिविटी के बाद भी उसे पेन होता है। एक्टिविटीज़ पहले और बाद में पेन होता है। स्टेज 3 में जो है एक्टिविटी कर ही नहीं सकता पेन की वजह से। स्टेज 4 में रप्चर हुआ होता है कंप्लीट पैटेलर टेंडन का, तो उसको स्टेज 4 में डालते हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको और भी ज़्यादा एग्रेवेट कर सकते हैं? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस कंडीशन को, बंदे को प्रोन बना देते हैं इस कंडीशन के? वो है हाइपर मोबिलिटी। बंदे को हाइपर मोबिलिटी है, ठीक है, उसका पैटेला बहुत ज़्यादा हाइपर मोबाइल है, तो उसमें जॉइंट हाइपर मोबाइल है, तो उसमें ये पैटेलर टेंडिनाइटिस हो सकता है उस बंदे में। अल्टर्ड क्यू एंगल उसका ज़्यादा है, उसमें भी इसे पैटेलर टेंडिनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा जीनो वेलगम है, उसमें भी इसे पैटेलर टेंडिनाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, ये सब इंट्रिंसिक फैक्टर्स थे, बॉडी के अपने फैक्टर हैं। बाहर से कोई फैक्टर हो, वो ट्रेनिंग हो गया, आप जो एक्सरसाइजेस करते हैं या एक्टिविटी करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी बार करते हैं और कितनी इंटेंसिटी के साथ करते हैं। इसके अलावा कौन सी सरफेस पे करते हैं, हार्ड सरफेस पे एकदम से इस पे जोर आता है, तो ये चीज़ें एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कहलाती हैं। आपके पास एक पेशेंट आया, उसकी हिस्ट्री में तो ये सब कुछ आपसे उसे देखेंगे और पूछेंगे। इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स करेंगे, उस पेशेंट को आप देखेंगे और उससे ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स लेंगे, टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, तो टेंडरनेस होगी, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ इंफीरियर पोल ऑफ पैटेला, पैटेला का जो नीचे वाला पोल है उसके साथ ये पैटेलर टेंडन होता है, तो उधर जो होगा पेन होगा उस जगह पे। पैटेला को हम नीचे की तरफ जोर देंगे तो तभी पेन होगा। स्वेलिंग भी थोड़ी बहुत हो सकती है। वक्त अगर ये क्रोनिक स्टेज में आया है, इसको मसला था लेकिन ये बाद में आया है, तो क्वाड्रिसेप वीकनेस भी वक्त के साथ हो सकती है क्योंकि वो इस मसल्स को यूज़ नहीं करेगा पेन की वजह से। अच्छा, पेन कब होगी इसे? रेजिस्टेड एक्टिव नी फ्लेक्शन और पैसिव नी फ्लेक्शन में भी उसको पेन हो सकता है। इसके अलावा क्रेपिटस भी होगा अगर आप उसको पैसिव मूवमेंट दें, पैटेला को हिलाएं। मैनेजमेंट आप क्या करेंगे पैटेलर टेंडिनाइटिस? इसमें दो किस्म के अप्रोच कर सकते हैं। एक तो आप उसको रेस्ट करेंगे, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है तो रेस्ट देंगे
एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन, क्रायोथेरेपी भी दे सकते हैं, आइसिंग और साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा आप उसको फ्रिक्शन मसाज भी दे सकते हैं। जो टेनो ऑसियस जंक्शन है, टेंडन और बोन के दरमियान जो जगह है, उधर जो है स्कार टिश्यूज बन सकते हैं, तो उधर की आप फ्रिक्शन मसाज देंगे। साथ ही साथ स्ट्रेचिंग दे सकते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग में ये स्कार टिश्यू तो इलांगेट नहीं होगा, तो वो क्वाड्राइसेप मसल पे सारी स्ट्रेचिंग होगी, तो इतना अच्छा बेनिफिशियल नहीं है। पेटिला को मोबिलाइज भी करना है इसमें आपने, इसके साथ जो है पेटिला टेंडिनाइटिस की मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगी। फिर होता है ऑस्गुड श्लेटर डिजीज़, इसको और क्या कहते हैं, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस भी कह सकते हैं, ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस, ये उसकी एक टाइप है। अच्छा, इसमें क्या होता है, पार्शियल एवोल्यूशन थोड़ी बहुत, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। जब उनकी जो बोन होती है वो नाजुक होती है, जिस जगह पे टेंडन अटैच होता है ना, उस पर फोर्स पड़े तो उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत उसकी बोनी वो थोड़ी सी अलहदा हो जाती है, एवल्जन हो जाती है। और उसके बाद जब एपोफाइसिस फिर से यूनाइट होता है, उधर जो है एक बम सा बन जाता है। एडोलेसेंस में कॉमन है, 18-19 एज पे जाके ये वापस सही हो जाता है। अच्छा, जब आप देखेंगे तो इसमें स्वेलिंग होगी टिबियल ट्यूबरकल पे। पेन कब होगा, ये पैटेलर टेंडन की जिधर अटैचमेंट है उधर मसला है, तो पैटेला जब यूज़ होगा, जैसे कि हम एक्सटेंशन करते क्वाड्राइसेप की एक्टिविटी करते तो उसमें पेन होगा। तो स्क्वाटिंग हो गया, एक्सटेंशन होगी, रनिंग होगी, जंपिंग होगी, इन सब में क्वाड्राइसेप की एक्टिविटी होती है, तो सब में पेन होगा। फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो सकती है मसल्स की टाइटनेस की वजह से। मैनेजमेंट इसकी क्या होगी, ऑस्गुड स्लेटर डिजीज, स्ट्रेचिंग देगी मसल्स को जो कि वो टाइट हुए। इसके अलावा एंकल डॉर्सी फ्लेक्सर्स वीक हो जाते हैं इसमें, तो उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे। और इसके अलावा इसमें मोबिलाइजेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद वक्त के साथ रिजॉल्व हो जाता है। 18-19 की एज पे जब बंदा पहुंचता है तो ये वापस ठीक हो जाता है। पैटेलर सपोर्ट के लिए इसको रबर नी स्लीव दे सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन कंडीशन है जो कि काफ़ी लोगों को अफेक्ट करती है, फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है मेल से। नी जॉइंट की इन्फ्लेमेशन ड्यू टू वेयर एंड टियर ऑफ कार्टिलेज। दो टाइप से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी विदाउट एनी नॉन रीजन, और सेकेंडरी जो कि किसी इंजरी या किसी एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मल जॉइंट मैकेनिक्स की वजह से हो। तो पेन और स्वेलिंग इसमें हो सकती है जब एक्टिविटी करता है उसके बाद। सही हो गया। लेटरल मीडियल कंपार्टमेंट कोई भी इनमें से अफेक्ट हो सकता है अगर मेनिस्कस टीयर है। अच्छा, ज़्यादातर जीनोवायरस जिसे होता है उसमें नी बाहर की तरफ चला जाता है, तो मीडियल साइड पे कंप्रेशन फोर्सेस ज़्यादा होती है। तो वायरस डिफॉर्मिटी में मीडियल साइड पे कंप्रेशन फोर्सेस ज़्यादा होगी, तो मीडियल कंपार्टमेंट की डिजेनरेटिव चेंजेस ज़्यादा हो जाएगी। कंप्रेशन जिधर ज़्यादा होगी उधर डिजेनरेटिव चेंजेस भी जॉइंट में ज़्यादा होने शुरू हो जाएगी, तो मीडियल साइड को उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अच्छा, इसमें हिस्ट्री के साथ पेशेंट आएगा आपके पास, उसको पेन होगा। पेन कब होगा, या एक्टिविटीज़ के साथ होगा या रेस्ट में भी होगा। तो वो पेन जो है या मस्कुलर की वजह से होगा या कैप्सूल की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा नाइट में वो पेन की वजह से अवेकन हो सकता है, और साथ ही साथ जॉइंट में एफ्यूजन हो सकती है, जॉइंट की स्वेलिंग हो सकती है, जॉइंट में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है, तो उसकी वजह से वो टाइटनेस जॉइंट की बताएगा कि यार मेरे जॉइंट में फुलनेस है, स्वेलिंग हुई हुई है, वो कह सकता है। अच्छा, इसके अलावा मॉर्निंग स्टिफनेस कॉमन कंप्लेंट है जो कि एक्टिविटी के साथ थोड़े बहुत कम हो जाती है, लेकिन वो जब वेट बेरिंग ज़्यादा करता है या रेस्ट, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या रेस्ट बहुत ज़्यादा करता है एक पर्टिकुलर पोजीशन में, तो उसमें भी इससे पेन शुरू हो जाता है। फिर से फिजिकल एग्जामिनेशन पे आते हैं। आपने सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन कर ली, उससे हिस्ट्री ले ली, इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन जब करेंगे तो लेटरल डिजेनरेशन भी हो सकती है, जॉइंट की मीडियल भी हो सकती है। अगर लेटरल डिजेनरेशन हुई है, लेटरल साइड से जॉइंट वियर एंड टियर हो रहा है, तो उस साइड पे जॉइंट स्पेस कम होने शुरू हो जाएगा, तो जॉइंट जो है मीडियल साइड पे डिविएट होता है, तो वेलगस डिफॉर्मिटी इसकी वजह से हो सकती है। अगर मीडियल साइड पे जॉइंट की वियर एंड टियर डिजेनरेशन हो रही है तो जॉइंट वायरस हो सकता है, जीनो वायरस भी हो सकती है। अगर जीनो वेलगम है तो उसमें लेटरल सबलक्सेशन ऑफ पैटिला भी हो सकती है, कॉमन है, वो यूजुअल होती है। इसमें जॉइंट प्ले कम हो जाता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी कम हो जाती है। अच्छा, अब मैनेजमेंट आपको पता चल गया ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है, तो इसकी मैनेजमेंट क्या होगी, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है,
इसको हम रोक तो नहीं सकते इस डिजीज़ को, लेकिन इसके सिम्टम्स को हम ट्रीट कर सकते हैं। रेस्ट, आइसिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो। इसके अलावा मोबिलाइजेशन टेक्निक से पेन कम कर सकते हैं हम। मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हम दे सकते हैं। इसके अलावा मसल्स उधर की जो हैमस्ट्रिंग्स है वो टाइट हो जाते हैं और कंट्रक्चर भी डेवलप हो सकता है वक्त के साथ साथ, तो उनकी स्ट्रेचिंग ज़रूरी होती है फ्लेक्शन कंट्रक्चर बचाने के लिए। इसके अलावा क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग इसमें ज़रूरी होती है। अब इसके बाद सारी जॉइंट मोबिलाइजेशन की टेक्निक से पैसिव जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक जिसमें मसल्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा, पे या तो थेरेपिस्ट कर रहा है या वेट के थ्रू हो रहा है। तो ये सारी पिक्चर्स ही आप लोग देख लेना।